आत्मिका महादेवी वर्मा। स्मृति यात्रा में पशु पक्षी ही मेरे प्रथम संगी रहे हैं, किंतु इसे दुर्योग ही कहा जाएगा कि मनुष्य ने उनसे यह प्राथमिकता अनायास छीन ली। सन 1918 में जब मैंने क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी के रूप में प्रवेश किया, तब मन में पढ़ने का उत्साह घर से दूर आने के विषाद से अधिक था। किंतु ज्यों-ज्यों उस वातावरण से मन की अनमिलता बढ़ती गई, त्यों-त्यों विषाद की मात्रा भी अधिक होती गई। उस समय छात्रावास के प्रत्येक कमरे में 2 बड़ी तथा 2 छोटी विद्यार्थिनियों के रहने की व्यवस्था थी। संभवतः इस प्रबंध के मूल में यह सदिच्छा रही होगी कि बड़ी विद्यार्थिनियां छोटी बहनों की देखरेख की अभ्यस्त रहें और छोटी बालिकाएं बड़ी बहनों के अनुशासन में रहना न भूलें। परंतु इस अनमिल व्यवस्था का परिणाम छोटी बालिकाओं के लिए सुखद नहीं हो सकता था। छोटे होने का संकोच स्वाभाविक था, उसे नएपन का अपरिचय अधिक बढ़ा देता था। एक ही कक्ष के घेरे में दोहरे संकोच का भार छोटी बालिका को विद्रोही बना देता था और किसी को कुंठित वे कमरे के डेस्क, कुर्सी, अलमारी आदि साफ करने से लेकर बड़ी विद्यार्थिनियों के सुखाए हुए कपड़े उठाना, उनके लिए कमरे में चाय नाश्ता लाना आदि कार्य कभी मन से कभी बेमन से करती रहती थी। इसके अतिरिक्त बड़ी विद्यार्थिनियों के मनोरंजन के लिए उनके आदेश पर गाने नाचने से लेकर मुर्गा बनने तक का कर्तव्य उन्हें संभालना पड़ता था। स्पष्ट ही यह स्थिति मेरे लिए दुर्वह थी। काम करना तो सेवा के अंतर्गत आ जाता था, अतः उससे एक प्रकार की संस्कारगत आत्मतुष्टि सहज थी। परंतु किसी के आदेश पर विविध चेष्टाओं द्वारा उसका मन बहलाना एक शब्दहीन आक्रोश को जन्म देता था। इस दृष्टि से मेरी बहन श्यामा मुझसे भिन्न थी। उसके विचार से किसी के आदेश पर रोना विलाप करना असंभव था, किंतु गाना तो उतना ही स्वाभाविक माना जा सकता था जितना देखना या सुनना। क्या हमारी आंखें या हमारे कान देखने सुनने के लिए किसी के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? फिर गाना या नाचना अस्त्र भी बन सकता है। कोई गाने के लिए कह सकता है, परंतु कंठ को अधिक मधुर बनाने के लिए नहीं कह सकता। हम ऐसे बेसुरे गर्दभ स्वर में गा सकते हैं कि सुनने वाले कान बंद कर भाग जावे और नृत्य के नाम पर ऐसे चक्कर लगाए जा सकते हैं कि देखने वालों को चक्कर आ जाए। उस तर्क या कुतर्क का उत्तर मेरे पास नहीं था, परंतु दूसरों के अस्त्रों का प्रयोग मुझसे कभी हो नहीं पाया। घड़ी के पेंडुलम के समान वातावरण के प्रति उदासीनता ने मेरे मन को घर, बाबूजी, माँ, छोटे भाई रामा आदि की ओर
पूरे बेग से मोड़ दिया। स्मृत्यावर्तन के साथ अपने पाले पशु पक्षियों की चिंता भी मन को आकुल करने लगी। अनुभूति की तीव्रता ही हमारे मनोजगत में कोई संस्कार छोड़ जाती है, और यह तीव्रता अनुभूत विषय के महत्वपूर्ण या तुच्छ होने पर निर्भर नहीं रहती। बालक के लिए खिलौना टूटने की सुखद अनुभूति भी इतनी तीव्र और सत्य हो सकती है जितनी वयस्क की आत्मीय जन के विच्छोह की न हो। इसी से मनोवैज्ञानिकों के निकट बाल्यकाल की सुख दुखात्मक परिस्थितियों का विशेष महत्व है। पश्चिमी सीमा पर कॉलेज का एक आम, अमरूद, नींबू, कटहल आदि का बगीचा था, जिसे किसी काछिन ने ठेके पर ले रखा था। अनुकूल परिवेश की खोज में भटकते मन ने वहां कब एक विश्रांतिका पा ली, यह मुझे तब पता चला जब उस बाग के अभाव में सब कुछ रिक्त और फीका लगने लगा। एक आम के पेड़ की दो तीन डालियां इतनी नीची थीं कि उन पर बैठना सहज था। कक्षा के समाप्त होते ही मैं कागज, कलम, पुस्तक आदि की साज सज्जा के साथ आम के डाल पर कभी पैर लटकाकर और कभी पद्मासन की मुद्रा में जा बैठती थी। अपने आप को आश्वासन देने के लिए पुस्तक खोलकर सामने रख अवश्य लेती थी, किंतु पढ़ने के प्रिय विषय तो पुस्तक के कारागार से मुक्त होकर बाहर चलते फिरते दिखते थे। किसी आदमी को सामने देखकर क्या हम पुस्तक खोलकर उसके नाक, कान, आंख आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं? बागवाली की तीन काले नंग धड़ंग बच्चे एक दो दिन सहमे से पेड़ों की ओट में छिपकर कुतूहल से मुझे देखते रहे। फिर धीरे धीरे मानो मानुष गंध से सजातीयता का अनुभव पाकर पास आने लगे। कभी वे सकुचाते सकुचाते मेरे कपड़े छूकर देखते और कभी आम की डाल से इस प्रकार लटक जाते कि मुझे हिंडोला झूलने का आनंद मिलने लगता। बागवाली ने एक चितकबरी बकरी और एक पीली चोंच वाली सफेद मुर्गी भी पाल रखी थी। कुछ दिन आशंका से दूर दूर रहने के उपरांत बकरी डाल के नीचे बैठने लगी और मुर्गी फुदक फुदक कर डाल और जमीन को एक करने लगी। अब इतने संगियों के लिए छात्रावास से रोटी या मिठाई वाली से कुछ खरीद कर लाना आवश्यक हो गया। बागवाली भी कभी एक अमरूद या नींबू दे जाती और कभी मुट्ठी भर भुने चने और गुड़ की डली। अध्यापिकाओं और अंतेवासिनियों पर मेरी इस पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इतनी छोटी कक्षा की छोटी विद्यार्थिनी और उसका सारा समय पढ़ने लिखने को समर्पित, न खेलने का अवसर, न खाने की चिंता, और तो और बोलना भी उसके लिए व्यर्थ समय गंवाना हो गया।
उनके लिए मेरा अध्ययन तपस्या से कम नहीं था, क्योंकि उनके विचार में बाग में बकरी और मुर्गी की दुर्गंध फैलाने वाली हवा बहती थी। मलिन नंगे बच्चे कोलाहल करते रहते थे और पीले सूखे पत्ते झड़ते रहते थे। पर मेरे मन ने जिस सौंदर्य का परिचय पा लिया था, उसका पता किसी को नहीं मिल सका। बसंत में जब आम सुनहली मंजरियों से लद जाता था, तब ऊपर की शाखा पर पत्तों में छिपकर कोयल बोलती थी। नीचे की डाल पर झूलती हुई मैं जितनी बार कोयल की कूक का अनुकरण करती थी, उतनी ही बार वह प्रत्युत्तर देती रहती थी और बागवाली के तीनों बच्चे ताली बजा बजा कर कुतूहली दर्शकों की भूमिका निभाते थे। आम अमरूद के वृक्षों में फल लग जाने पर झुंड के झुंड तोते डालियों पर ऐसे पंक्तिबद्ध बैठ जाते थे कि फलों की बंदनवार का भ्रम होने लगता था। हर झोंका आम्र मंजरी, नींबू के फूल आदि की सम्मिलित मधुर तिक्त गंध की बौछार करता हुआ बह जाता था। कभी कभी एक उदासीन सा नीलकंठ आम की फुनगी पर बैठ जाता था और कभी कभी एक चकित सा कौवा, पिड़ुकी, गौरैया आदि के झुंड तो स्वरों की हाट ही लगाए रहते थे। आम के सघन और चंचल पत्तों से छनकर धूप की रेखाएं डालियों पर गिर गिर कर कांपती रहती थी। उन्हें देखकर लगता था मानो कोई अलक्ष्य माली नीलम के हजारे में भरे सुनहले जल से आम की डालों को ऊपर से सींच रहा है और वे तरल बूंदें बहकर सुनहली रेखाएं बनाती हुई नीचे आ रही हैं। उसी बसंत में बागवानी की सफेद मुर्गी को पंख फुलाए हुए अपने 5 बच्चों के साथ देखा, जो सेमल की रुई के गेंदों के समान लग रहे थे। सामान्य हिंदू घरों के समान हमारे यहाँ मुर्गी कभी पाली नहीं गई थी, अतः मेरे लिए वे कुक्कुट शावक इतने नवीन थे कि मैंने अपने सब साथियों को छोड़कर उन्हीं में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। बाग में पहुंचते ही मैं सबसे पहले मुर्गी के बच्चों को 1 2 3 कर के गिन लेती थी, फिर एक एक को हाथ में उठाकर उसे चोंच से लेकर पंजों तक रुमाल से पोंछ देती थी और तब काकुन या कोई और दाना उनको बिखेरने के उपरांत ही आम की डाली पर समासीन होती थी। एक दिन 5वां कुक्कुट शावक नहीं दिखाई दिया। पूछने पर बागवाली ने बताया कि उसे छात्रावास में रहने वाली नई मिस साहब ले गई है। जिज्ञासा हुई, इतने छोटे जीव को वे कैसे पालेंगी? मेरे अज्ञान पर बागवाली का हंसना स्वाभाविक था, परंतु ज्ञान का वरदान मेरी जिस व्यथा का कारण हुआ, उसका संस्कार अब तक शेष हो तो आश्चर्य नहीं। वह लघु लघु गात कुक्कुट
नहीं मिस साहब के व्यंजनों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राण देगा, यह बागवाली से जानकर मुझे पहली बार अपनी विवशता पर रोना आया। तत्कालीन मैट्रन मुझ पर विशेष ममता रखती थी, अतः मेरे भोजन न करने और अनवरत क्रंदन से उन्हें चिंता हुई। मेरे बच्चे को नई मिस साहब ने मारकर खा लिया है। सुनकर उसका अर्थ समझने में उन्हें कुछ समय लगा। संयोग से कुक्कुट शावक को संध्या समय व्यंजन में परिवर्तित होना था, अतः खानसामा ने उसे डलिया में बंद कर रखा था। मुझे उस दिन वह छोटा कुक्कुट वापस मिल गया और मैं उसे उसकी माँ के पास छोड़ भी आई, परंतु इसके उपरांत मुझे एक अनाम आशंका ने आ घेरा। यदि मैं अपने मानवेतर संगियों की संख्या, परिचय चिन्ह आदि स्मरण न रख सकूं, तो इन्हें कोई भी उठा ले जा सकता है। इन पर अपना संरक्षकत्व प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं, अतः मैंने सबसे पहले मृत्यु के द्वार से लौटे कुक्कुट शावक के परिचय चिन्हों को शब्दायित किया। संख्या 5। रंग पीलापन लिए सफेद, आंखें गोल लाल रूबी के रंग की, चोंच गुलाबी जिसके किनारे पीली रेखाएं हैं, गहरे पंजे गहरे लाल, नाखून सफेद, चलने में डगमगाता है, पंख कुछ कुछ निकले हैं, उनकी नोक पर कत्थई बूंदें हैं, काकुन या टूटे चावल खा सकता है, नाम रखा गया मूंगा। इस प्रकार सब पशु पक्षियों के संख्या, रंग, विशेष लक्षण, नाम आदि लिख लिए गए। उस समय ज्ञात नहीं था कि भविष्य में ऐसे स्मृत्यांकन की परंपरा अटूट हो जाएगी, परंतु बालकपन की इस गद्यात्मक अभिव्यक्ति के बाजू पर मेरे सारे संस्मरण अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हुए हैं। महादेवी।